Very good afternoon, everyone. Welcome to lecture number 30 of CA Foundation Fast Track Batch Business Economics. न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। एक यही चैप्टर आपके अभी सिलेबस में रह गया जिसको थोड़ा सा समझने के लिए पड़ेगा, है ना। चलो, बाकियों के लिए भी लगाना था, इसके लिए थोड़ा ज्यादा चाहिए। ओके, चलो हम मार्केट्स वाले यूनिट कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट में हमने क्या क्या पढ़ लिया, क्या मार्केट्स होती हैं, क्या रेवेन्यू है, ठीक है। लास्ट में हमने वो डिटरमाइनेशन ऑफ प्राइसेस वाला किया था, इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है। ओके, अब यार देखो, जब इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है, व्हेन एवर इक्विलिब्रियम कम्स, तो वहां पे आपको अगला स्टेप क्या देखना होता है। अगला स्टेप आपको ये देखना होता है कि यार आपने वहां पे प्रॉफिट कमाया है या लॉस कमाया है। क्यों? आपका ये चैप्टर क्या बोलता है, आपको इक्विलिब्रियम लेके आना है, ठीक है, या प्राइस और आउटपुट डिटरमाइनेशन करनी है। इक्विलिब्रियम का मतलब ना दो सेंस में होता है। इक्विलिब्रियम का अगर आपको याद हो, या तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो तुम लोगों को, या अगर लॉस हो रहा है तो सबसे कम हो रहा हो। दोनों ही इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि या तो हाईएस्ट नंबर ही आ जाए, वो तो चलो पता ही है कि यार मैं मैक्सिमम हाईएस्ट स्टेज पे बैठा हूँ, ठीक है। ओके, सारे बच्चों के मार्क्स कम है, ठीक है, जितना स्टैंडर्ड सेट हुआ था सबके कम है, लेकिन उन कम में से भी तुम्हारे सबसे ज्यादा है, ठीक है। समझते हो इस बात को, ठीक है। हम बोलेंगे कि यार सबके ही सारी फेल हो गए, आप नहीं, कोई और क्लास है, ठीक है, सारी फेल हो गए। ओके, फेल होने के लिए क्या था यार, मैं मम्मा को जाके क्या बोलेंगे, सारी फेल हुए थे लेकिन मेरे तो उनमें से ना सबसे ज्यादा है, ठीक है। दैट मीन्स लॉस सबका हुआ, लेकिन मेरा जो लॉस हुआ वो सबसे कम था, तब भी मैं सेटिस्फाई तो होंगी ना, ठीक है। तो वो दोनों की दोनों जो कंडीशंस होती हैं वो इक्विलिब्रियम की होती हैं। ओके, ये वाला चैप्टर आपका आपने अब अलग अलग मार्केट्स के हिसाब से देखना है। मार्केट्स हमने 3 कवर की हुई हैं, ठीक है। आपको पता है हम ओलिगोपोली को नहीं डिसाइड करते हैं, क्यों? ओलिगोपोली को हम क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि उसका डिमांड कर्व भी ट्रेस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो नॉर्मल आपको करना है वो 3 मार्केट्स के केस में ही इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। दैट इज इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन, देन इट इज इन मोनोपोली, एंड देन इट इज इन मोनोपोलिस्टिक। अब इसमें क्या आगे क्या क्या करना है, काफी कुछ है करने को इसके आगे, ठीक है। इसके आगे पढ़ोगे शॉर्ट रन, इसके आगे पढ़ोगे लॉन्ग रन, सेम इसके दो सेम इसके दो, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, शॉर्ट रन लॉन्ग रन, कि कैसे कैसे इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है छोटे टाइम पीरियड में, बड़े टाइम पीरियड में। फिर शॉर्ट रन में भी किस किस का, फर्म का, इंडस्ट्री का, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में अगर आपको याद होगा तो फर्म एंड इंडस्ट्री का कंसेप्ट होता है, ठीक है। लॉन्ग रन में भी किसका पढ़ना है, फर्म का, इंडस्ट्री का। क्या मोनोपोली में भी ऐसा ही होगा? नो, बिकॉज फर्म एंड इंडस्ट्री आर सेम। ओके, मोनोपोलिस्टिक में होगा फर्म का, इंडस्ट्री का, फर्म का, इंडस्ट्री का, ठीक है। ओके, चलो फिर अब इस चैप्टर में आपको स्टेजेस क्या है, 2 स्टेजेस में ये चैप्टर डिवाइड हुआ है, जो बच्चों आपको मेन बात समझनी है। सबसे जो पहली स्टेज है वो आपको ये देखना है, व्हाट इज द आउटपुट लेवल। आउटपुट लेवल जहां पे भी तुम, आउटपुट लेवल का मतलब जहां पे तुम अपनी प्रोडक्शन करनी बंद करोगे, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेज। ओके, सबसे पहली स्टेज में आप क्या डिसाइड करोगे कि कितना आउटपुट आपको बनाना है, कितना आउटपुट बनाना है, जितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो, अगर लॉस हो रहा है तो मिनिमम हो। फिर इसके लिए आपको 2 कंसेप्ट्स की जरूरत होती है आउटपुट के लिए, ठीक है। इसके लिए आप कंसेप्ट यूज करोगे एमसी एमआर। अब आपको इस चैप्टर के लिए कॉस्ट कर्व्स, रेवेन्यू कर्व्स सारे आने चाहिए, तब जाके ये आप चैप्टर कर पाओगे, ठीक है। अब मैम वाई एमसी एमआर, वाई नॉट टीसीटीआर, वाई नॉट एसीएआर, ये भी एक क्वेश्चन अराइज होता है। आपको ये देखना है कि आपको अगली यूनिट बनानी है या अगली यूनिट नहीं बनानी है। तो जब मैं वर्ड यूज करती हूं अगली, ठीक है, तो उसमें आपका कौन सा वर्ड या कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, मार्जिनल। देखो, अगर आप टोटल का कंसेप्ट यूज करो, अगर आप टोटल का कंसेप्ट, तो उससे क्या होगा कि आप प्रोडक्शन कर चुके होगे, आपको बाद में पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या आपको बहुत पहले रुक जाना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे इस क्लास में 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, ठीक है, तो मैं कहती हूँ यार 50 भी पूरे मत बिठाओ, यार 50 ही होने चाहिए। मेरे को पता ही नहीं चला बच्चे कब यहाँ पे 60 बैठ गए, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है कि बच्चों का इनडायरेक्ट लॉस हो रहा है,
ठीक है, क्योंकि क्या हो सकता है कि बच्चे जो पीछे बैठते हैं उनको नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाए। ठीक है, ज्यादा आउटपुट होने लग जाएगी, ज्यादा प्रोडक्शन होने लग जाएगी, उससे क्या होगा, उससे हो सकता है कि लॉस होना शुरू हो जाए, लेकिन मैंने रियलाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैं अगर ऐसा देखती कि क्या मैं इस अगले बच्चे को एडमिशन दूं, फिर उससे अगले बच्चे को एडमिशन दूं, तो मुझे पता चल जाता कि अगले बच्चे को एडमिशन देने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, अगले बच्चे से, अगला, जब मैं वर्ड यूज करती हूँ अगला, तो मार्जिनल का कंसेप्ट यूज होता है। ठीक है, देन सेकंड, जब आपने आउटपुट डिसाइड कर लिया कि आपने इतना प्रोड्यूस करना है, ओके, 100 यूनिट, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50, ओके, डिसाइड हो गया, खत्म। नेक्स्ट लेवल क्या होगा, टू सी कि इस आउटपुट पे प्रॉफिट हुआ है, और टू सी प्रॉफिट और लॉस एट ऑप्टिमल आउटपुट लेवल। जो आपने ऊपर आउटपुट लेवल डिसाइड किया है, उस आउटपुट पे अब आपने ये देखना है, आपको ये पता चल गया कि इस आउटपुट के आगे मुझे नहीं बढ़ना है। ठीक है, अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां तक बनाने के लिए, यहां तक प्रोडक्शन करने के लिए मेरे को टोटल प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है। आपने पहले कौन सा कंसेप्ट यूज किया था, आपने यूज किया था एमसीएमआर, तो ये तो आपको एक यूनिट के बारे में ही बता रहा होगा, यस और नो। ठीक है, अब तुम्हारा कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी सेलर है, क्या उसको प्रॉफिट सिर्फ एक यूनिट से लेना देना होता है या इंटायर जितनी उसने प्रोडक्शन की है उससे लेना देना होता है? इंटायर। तो मतलब यहां पे जो आपको कंसेप्ट चाहिए होगा वो टीसीटीआर चाहिए होगा, कि टोटल कॉस्ट कितनी थी, टोटल रेवेन्यू कितना था। जैसे सपोज करो यहां पे आपने 10 यूनिट्स निकाला ऑप्टिमल लेवल, ठीक है, कि यहां पे रुक जाओ, ओके, लेकिन जब मैं ये वाला कंसेप्ट यूज कर रही हूँ तब तो ये एमसीएमआर यूज कर रहा है, ये मुझे सिर्फ 10th यूनिट पे बताएगा, मुझे सिर्फ 10th यूनिट से नहीं लेना देना, मुझे पूरे के पूरे 10 यूनिट्स का प्रॉफिट लॉस जानना है कि बनाने से कितना हुआ। तो उसके लिए कितनी, कौन सी अप्रोच चाहिए, टीसीटीआर। लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, क्या, जब हम एमसीएमआर की डायग्राम बना चुके होते हैं टू नो द आउटपुट लेवल, ठीक है, मार्जिनल जो रिलेट करता है दैट इज रिलेटेड टू 1 यूनिट, यस और नो, एंड टोटल इज रिलेटेड टू ऑल यूनिट्स। और हमारी ना एक ये कंपल्शन है कि हमें ये आउटपुट लेवल और ये जो प्रॉफिट लॉस का लेवल वो एक ही डायग्राम में बनाना है। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने आउटपुट पे अपनी प्रोडक्शन को रोका था और उस प्रोडक्शन वाली लेवल पे, उस प्रोडक्शन वाले आउटपुट पे कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है। अगर तुम प्रोडक्शन वाली डायग्राम अलग बना दो और प्रॉफिट वाली डायग्राम अलग बना दो तो आपकी डायग्राम सही नहीं बनती है। हमारी मजबूरी है कि हमें आउटपुट लेवल एंड प्रॉफिट लेवल एक ही डायग्राम में बनाना है। तो हमने जो ये प्रॉफिट आउटपुट लेवल देखा वो एमसीएमआर से देखा, वो तो 1 पर 1 यूनिट की बताता है आपको। अगर मैं उसी डायग्राम में टीसीटीआर की डायग्राम बना दूं तो वो कंपैरिजन सही नहीं होएगा। क्यों, बताओ रीजन? क्योंकि टीसीटीआर सारी यूनिट्स का है, एमसीएमआर 1 यूनिट का है। मैं उस डायग्राम में जहां पे मैं 1 यूनिट को लेके सारी चीजें बना रही हूं उसमें मैं 10 की 10 यूनिट की डायग्राम कैसे बीच में इनकॉर्पोरेट करूं, तो मेरा कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। तो मतलब अब मैं क्या करूं कि यार ये 1 यूनिट का है तो ये भी ना प्रॉफिट लॉस की भी कोई ऐसी डायग्राम आए जिससे मुझे पर यूनिट का पता चले। तो मैंने पता क्या किया, मैंने इन दोनों को क्यू से डिवाइड कर दिया, मैंने इन दोनों को क्यू से डिवाइड कर दिया। आई गॉट ACAR। अगर मैं एमसीएमआर की डायग्राम में ACAR की डायग्राम बनाती हूं तो सही रहेगा। क्यों, वो भी 1 यूनिट का है, वो भी 1 यूनिट का। मैं बहुत शुरू से आपको बताती आ रही हूं ये दोनों 1 यूनिट के, 1 यूनिट के। थोड़ा सा फर्क होता है, स्पीड का फर्क होता है ना, मार्जिनल अकेली चलती है, एवरेज सबको लेके चलती है, ओके, ठीक है। तो हमने यहां पे ACAR निकाला। अब बच्चे पूछते हैं मैम ACAR तो आपको 1 यूनिट का बताएगा। जैसे अगर सपोज करो पर यूनिट प्रॉफिट आया 50 रुपीज, क्या माइनस करके, AR में से मैंने AC माइनस कर दिया, AR में से AC माइनस कर दिया, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दिया, प्रॉफिट निकल आएगा, एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। समझो 50 रुपीज निकला, मैम ये तो पर यूनिट निकला। फिर क्या हो गया, आपको यूनिट्स पता है कि आपने 100 यूनिट्स बनाई थी, तो टोटल प्रॉफिट जानने के लिए क्या करोगे, 50 into 100, बात खत्म, बात खत्म। आपको इससे थोड़ी लेना देना है, आप ये थोड़ी, आपने अगर टीपी पे आना है तो आपको ACAR का डिफरेंस पता चल जाएगा, आप एंड में क्यू से मल्टीप्लाई कर देना। आपको याद है हम क्या करते होते हैं
कि जिससे हमने पहले डिवाइड किया है, अगर हमें उसका इफेक्ट खत्म करना है तो हम कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई। तो एंड में मल्टीप्लाई कर देना, कौन मना कर रहा है आपको? आपको तो पर डायग्राम के हिसाब से कुछ कंसेप्ट चाहिए होंगे ना। तो ये चैप्टर आपको ऐसे पढ़ना है, पहले आपको आउटपुट लेवल डिसाइड करना है। आउटपुट के लिए आप कौन सा कंसेप्ट यूज करते हो, एमसीएमआर। एक बार एमसीएमआर ने आउटपुट बता दिया, फिर एमसीएमआर का रोल खत्म। फिर आपने एमसीएमआर के कर्व्स नहीं देखने, डायग्राम में बने हुए होंगे, आप उसको इरेज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आपने उसको इग्नोर करना है। फिर आप कौन से कंसेप्ट की तरफ चलोगे, एसीएआर, क्योंकि अब हमारा अगला स्टेप प्रॉफिट देखना है। हमने ये तो देख लिया कि इतनी यूनिट बनानी है, अगला स्टेप क्या है कि इस यूनिट पे हो क्या रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मैंने रोका तो था, लेकिन अब प्रॉफिट हुए या लॉस हुए सारी यूनिट्स को मिला के, तो अगला स्टेप वो है। ओके, तो वी आर स्टार्टिंग विद परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, परफेक्ट कॉम्पिटिशन से स्टार्ट करेंगे। और आपको पता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में इंडस्ट्री और फर्म का अलग अलग रोल होता है, ठीक है। हम पहले शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं। अब आपको यहां से कुछ पॉइंट्स याद आने चाहिए। शॉर्ट रन में आप फैक्टर्स को ज्यादा वेरिएबल नहीं कर सकते हो, कुछ फिक्स्ड रहते हैं एंड कुछ वेरिएबल होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी चीज बताई थी, शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन में आप, ठीक है, एंट्री है, ठीक है, न्यू फर्म्स कैन एंटर, न्यू फर्म्स कैन एग्जिट, लेकिन शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं होता एंटर करना या एग्जिट करना। इट इज पॉसिबल कि वो सुपर नॉर्मल भी कमाए, वो नॉर्मल भी कमाए, वो लॉसेस भी कमाए। लॉन्ग रन में क्या कमाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एंटर कर जाएगी, ठीक है, और एग्जिट कर जाएगी। ओके, अब आपको यही पढ़ना है। अच्छा, एक पॉइंट और याद आना चाहिए, यहां पे प्राइस टेकर और प्राइस मेकर वाला पॉइंट होता है। कौन होता है प्राइस मेकर? तो ये देखो डायग्राम बन गई, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बना के दिखा भी चुकी हूं पहले, ठीक है। ये जो डिमांड है ये किसकी है बता सकते हो, एक बंदे की है क्या? नो, ये मार्केट डिमांड है, एक प्रोडक्ट की है, एक प्रोडक्ट की, ऑल कस्टमर्स की। जब एक प्रोडक्ट हो और ऑल कस्टमर्स हो तो हम उसको मार्केट डिमांड बोलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री फाइंड आउट कर रही है ना इक्विलिब्रियम। इंडस्ट्री तो सारे कस्टमर और सारे सप्लायर्स को ही देखेगी ना, एक कस्टमर और एक सप्लायर को तो देखेगी नहीं, ठीक है। फिर वैसे थोड़ी पूरी इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। ये सप्लाई कौन सी है, दिस इज अगेन मार्केट सप्लाई। कमोडिटी अगेन एक है, लेकिन ऑल सप्लायर्स, सारे सप्लायर जो एक प्रोडक्ट में डील करते हैं उसी को तो इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब ये हो गया प्राइस डिसाइड, हो गया प्राइस डिसाइड। मैम क्या ये आउटपुट भी डिसाइड हुआ? नहीं, नो, कभी भी जो इंडस्ट्री होती है वो आपको आउटपुट नहीं डिस्क्राइब करके बताती, वो आपको प्राइस बताएगी। उस प्राइस पे तुम्हारी मर्जी है, तुम जितना मर्जी आउटपुट बनाओ, क्योंकि हर एक फर्म का, ये तो इंडस्ट्री ने टोटल बता दिया कि इतनी प्राइस रखो, बस बात खत्म। अब मैं अकेली फर्म हूं, तुम अकेले फर्म हो, तुम अकेली फर्म हो, मेरी मर्जी है मैं इस प्राइस पे कितनी आउटपुट बनाऊं, तुम्हारी मर्जी है तुम इस आउटपुट पे कितनी प्राइस पे कितनी आउटपुट बनाओ। क्योंकि हर बंदे के रेवेन्यू कर्व्स कैसे होते हैं, रेवेन्यू कर्व्स परफेक्ट कंपटीशन में पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ में आती है बात? ओके, चलो आगे देखो। पहले मैं आपको इसकी डायग्राम बताती हूं, फिर यहां पे आना। ये डायग्राम समझ में आती है? ये क्या है, ये किसकी डायग्राम बनाई है? पहली वाली, ये है इंडस्ट्री की, मार्केट की, इंडस्ट्री की, एक ही बात है। एमडीएमएस को मिला के ही तो मार्केट की बनी, वही तो इंडस्ट्री ने बताया। क्या बताया इंडस्ट्री ने, बताओ? प्राइस। देखो यहां पे आउटपुट की डायग्राम नहीं बनाई ना, ठीक है। अब ये वाली जो प्राइस है, ये वाली जो प्राइस है, ये किसको लेनी पड़ेगी? एक फर्म को। फॉर एग्जाम्पल मैं A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये चार थे जो इंडस्ट्री में थे, ठीक है। इन चारों की सप्लाई, इन चारों की सप्लाई और ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनके कस्टमर, उसको डायग्राम में बना के उन्होंने ये प्राइस निकाल दी कि इतनी प्राइस होगी, बात खत्म होगी। अब जितनी भी ये प्राइस आई है, ये ए को भी लेनी पड़ेगी, ये बी को भी लेनी पड़ेगी, ये सी को भी लेनी पड़ेगी, बिकॉज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द फर्म्स आर प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज प्राइस मेकर। तो इंडस्ट्री ने प्राइस बना दी, अब फर्म को लेनी पड़ेगी,
क्लियर हुई पहले तो यहां तक बात बताओ, तभी तो अगर आप यहां पे देखो हमारा ये कौन सा कर्व बन गया, परफेक्टली इलास्टिक। आप चेंज नहीं कर सकते हो, मैंने बताया था ना, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर। एक अकेला सेलर प्राइस को डोमिनेट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इंडस्ट्री ने प्राइस बताई हुई है। जब तक सारे सेलर्स नहीं किसी मुद्दे पे आएंगे, किसी रिजल्ट पे आएंगे, तब तक ए अकेला या बी अकेला कुछ नहीं कर सकता, प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। ओके, बात खत्म। और आपको यह भी याद होना चाहिए, यही परफेक्ट कंपटीशन का AR कर्व होता है, बिकॉज प्राइस इज इक्वल टू AR, तो यही AR कर्व होता है। AR इज इक्वल टू MR इन परफेक्ट कंपटीशन, तो MR भी यही होता है। एंड AR कर्व सारे के सारे कौन से कर्व्स होते हैं? डिमांड कर्व्स, तो यही डिमांड कर्व है। तभी यहां पे D भी लिखा है, AR भी लिखा है, MR भी लिखा है। हमें पता है P इज इक्वल टू AR होता है एंड AR इज इक्वल टू MR होता है, एंड AR कर्व्स सारे के सारे क्या होते हैं? डिमांड कर्व्स होते हैं। तो एक ही कर्व में सारा कुछ आ गया, बात खत्म हो गई। ठीक है, ये तो प्राइस आ गई। ओके, बात खत्म। ठीक है, अब थोड़ी डायग्राम बना के देखते हैं, यहां से नहीं समझ में आएगा। यहां पे आई क्वांटिटी, यहां पे आई प्राइस। ओके, तो ये बना आपका डिमांड कर्व, चाहे AR कर्व बोल लो चाहे MR कर्व बोल लो। मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप क्या होगा? आउटपुट। अभी आपको AR कर्व नहीं जानना है, तो सेम, लेकिन नहीं देखना AR क्या है, अभी जरूरत ही नहीं है। अभी हमें किस कर्व की जरूरत है? MR। ओके, MR कर्व हमारा यहाँ पे पड़ा है। हमें कौन सी दूसरी चीज की जरूरत थी आउटपुट के लिए? MC। अब MC कर्व की शेप याद करो। क्या कॉस्ट कर्व्स अलग होते हैं मार्केट्स के अकॉर्डिंग? यस है ना? यस किसने बोला? कॉस्ट कहां पे इनकर होती है? फैक्ट्री में मार्केट आती है। फैक्ट्री के अंदर कौन सी मार्केट होती है यार? जब तक तुम मार्केट में गए ही नहीं हो तो मार्केट का इंपैक्ट पड़ेगा कैसे तुम्हारे कर्व के ऊपर, है ना? MC की कौन सी शेप होती थी? यू शेप, यू शेप। तो अब यहां पे हम बना रहे हैं MC कर्व। ठीक है, ओके। कई बच्चों का अब एक और डाउट आता है, मैम ये है MR कर्व, क्या ऐसे भी MC कर्व बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। ये वाली डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई जाती है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 बार ही इंटरसेक्ट करे। ठीक है, कोई कंपल्शन नहीं होती है इस बात की, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए हैं कुछ पॉइंट्स। ओके, चलो मैं इस डायग्राम को लेके आपको पॉइंट समझाती हूँ। आपने अभी बिजनेस स्टार्ट किया, 0 लेवल पे हो आप। ठीक है, अब आप गए 1 लेवल पे, अभी आपने 1 यूनिट बनाई है। ओके, क्या पहली यूनिट पे ही आपका कॉस्ट नीचे आना शुरू हो जाएगा? क्या आपको प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे? नहीं, पहले हम इस पे देखें जरा हो क्या रहा है। चलो इससे पहले भी बात कर सकते हैं, यहां पे 2 लिखते हैं, हम यहां पे बात करते हैं पहली यूनिट पे। ऑब्वियसली जब तुम शुरू करते हो तो रेवेन्यू तो नीचे ही होता है और कॉस्ट ज्यादा होती है क्योंकि स्टार्टअप कॉस्ट लगी होती है। तो पहली यूनिट पे देखो क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखना कर्व्स को। MC ऊपर है, MC ऊपर है, और MR, तो आपको फिलहाल अभी इतना लॉस हो रहा है तो मैं बिजनेस बंद कर देती हूं, है ना? क्यों? अभी तो यार स्टार्ट हुआ है, शुरू में तो थोड़ा बहुत लॉस झेलना पड़ता है। और अगर आप आगे MC कर्व का बिहेवियर देखो तो अभी तो कॉस्ट ने कम होना है। ठीक है, वेट तो करो कॉस्ट के कम होने की, तुम तो अभी हिम्मत हार गए। ठीक है, चलो दूसरी यूनिट पे आ जाओ। जब मैं दूसरी यूनिट पे आई तो यहां पे हुआ MC इज इक्वल टू MR। यार नो प्रॉफिट नो लॉस, बंद कर दो, है ना? बंद कर दो बिजनेस को, नो प्रॉफिट नो लॉस। 2 यूनिट बना दी, अभी तक प्रॉफिट ही नहीं होना शुरू हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अभी कॉस्ट ने नीचे होना है, अभी कॉस्ट नीचे जाएगी। अच्छा, ये MC कर्व नीचे को क्यों आ रहा है? यू शेप्ड क्यों आ रहा है? क्या कारण था? लॉ ऑफ, नहीं तो रिटर्न्स, है ना? नीचे करो इसको। हाँ, अब बोलो क्या कारण है? महक बोलना मत प्लीज। महक, MC कर्व के यू शेप होने का क्या कारण है? देखा, ये कौन सा टाइम पीरियड है?
शॉर्ट रन में स्केल आता है? बच्चा प्लीज, इतना करने के बाद भी अगर नहीं होगा तो नॉट डन, यू नीड टू कंसंट्रेट। आप शुरू से शुरू लिया करो ना, कहां से शुरू किया? शॉर्ट रन से शुरू किया, शॉर्ट रन पढ़ रहे हो। शॉर्ट रन में कॉस्ट कर्व्स का मैंने कितनी बार अनलिमिटेड टाइम्स ये पॉइंट बोला। शॉर्ट रन में कॉस्ट कर्व्स का कारण लॉ ऑफ वेरिएबल, लॉन्ग रन में कारण रिटर्न्स टू स्केल, बात खत्म। स्केल की बात ही नहीं आती है शॉर्ट रन में, तो स्केल कहां से बढ़ा लोगे तुम शॉर्ट रन में? फंसाना ही तो था, ठीक है। चलो ओके, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज द रीजन। ओके, ये डाउनवर्ड जाएगा, लेकिन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की भी एक लिमिट होती है। जब आपका फिक्स फैक्टर ओवर यूटिलाइज होने लग जाता है तो आपके कॉस्ट कर्व्स ऊपर को जाने शुरू हो जाते हैं। दिस वाज एक्सप्लेनेशन गिवन बाय बी। ओके चलो, अब क्या हो रहा है? ये कॉस्ट कर्व नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। ओके चलो, इसी यूनिट पे बात करते हैं। थर्ड क्या हो रहा है? थर्ड यूनिट पे क्या हो रहा है? अब अगर आप तुम देखो, एमआर कर्व ऊपर रह गया और कॉस्ट नीचे आ गई। अब तुम्हें क्या होना शुरू हो गया? प्रॉफिट। बंद कर दो यार, प्रॉफिट होना शुरू हो गया, ठीक है। प्रॉफिट अब होना तो शुरू हो गया, बंद कर दो बिजनेस को, ठीक है। इतना खाओ पैसा जितना कमा लिया 3 यूनिट बना के, ठीक है। नहीं, ठीक है, अभी हमने प्रॉपर जितना ऑप्टिमल यूटिलाइज कर सकते हो अपने फिक्स फैक्टर को, हमने यही बात की थी ना। हम तब तक काम करते हैं जब तक कि आपका फिक्स फैक्टर फुली यूटिलाइज नहीं हो जाता। ओके चलो, यहां पे आओ। अब यहां पे कई बच्चों को नहीं, मैक्सिमम या सारे बच्चों को डाउट होता है यहां पे, मैम फोर्थ यूनिट पे तो बंद करेंगे ही करेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों का गैप बढ़ गया, मैक्सिमम है दोनों का गैप। यहाँ पे MCMR का गैप मैक्सिमम है मैम, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट समझना, यहां पे अगर मैं बात करूं, तुम्हें यहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी यूनिट का है? फोर्थ यूनिट का मैक्सिमम प्रॉफिट है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें फिफ्थ यूनिट पे प्रॉफिट नहीं हो रहा। फिफ्थ यूनिट देखो, फिफ्थ यूनिट देखो, क्या प्रॉफिट हो रहा है? फिफ्थ यूनिट पे प्रॉफिट हो रहा है। क्या सिक्स्थ यूनिट पे प्रॉफिट हो रहा है? तो तुम फोर्थ यूनिट पे क्यों बंद करोगे? मैक्सिमम प्रॉफिट यहां पे तुम तब रुकते अगर ये TCTR की अप्रोच होती। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं जिन्होंने TCTR पढ़ी हुई है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी अभी, ठीक है। सिंपल उसमें क्या होता है कि अगर टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट मैक्स हो जाए, इसका मतलब क्या है कि TP मैक्स हो गया। अगर टोटल रेवेन्यू, जितना रेवेन्यू कमाया, जितनी यूनिट्स बनाई, सिर्फ फोर्थ नहीं, जितनी यूनिट्स बनाई, सबसे जो रेवेन्यू आया उसमें से सारी कॉस्ट माइनस करके टोटल प्रॉफिट निकल गया, वो सबसे ज्यादा है, तुम वहां पे रुक जाओगे, बिकॉज दैट इज नॉट रिलेटेड टू 1 यूनिट। तुम यहां पे मैक्सिमम वाला पॉइंट क्यों नहीं देखते? बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू 1 यूनिट। तुम 1 यूनिट का प्रॉफिट मैक्स करने के लिए थोड़ी बैठे हो। तुम एज अ सेलर सोचो, तुम सिर्फ फोर्थ यूनिट का प्रॉफिट मैक्स करोगे या अपना टोटल प्रॉफिट बढ़ाओगे? तो तुम फोर्थ यूनिट का प्रॉफिट मैक्स हो रहा है तो क्यों बंद करोगे? अगर मार्जिनल बढ़ रहा है या मार्जिनल कुछ ना कुछ आ रहा है, मैं बढ़ने की बात ही नहीं करती, मैं कहती हूं कि मार्जिनल पॉजिटिव है, हम यही अभी तक बात करते आए हैं। फिफ्थ यूनिट पे मार्जिनल पॉजिटिव है या क्या है? पॉजिटिव है ना मार्जिनल। मार्जिनल का मतलब क्या है कि अगली यूनिट आपको कुछ ना कुछ दे रही है। फिफ्थ यूनिट को बना के रेवेन्यू ज्यादा है, कॉस्ट कम है, तो मार्जिनल आ रहा है, पांचवा रिश्तेदार कुछ दे रहा है, टोटल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बात खत्म। सेम अप्रोच है, लेकिन समझने का तरीका है, सेम अप्रोच लग रही है। जो हम TUMU का रिलेशन करते हैं सेम है, ठीक है। सिक्स्थ पे बताओ, सिक्स्थ पे यहां पे क्या है? यहां पे मार्जिनल कॉस्ट है, यहां पे मार्जिनल रेवेन्यू है, प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा? टोटल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। ओके, अब आ जाओ यहां पे सेवंथ। यहां पे सेवंथ यूनिट को बना के मार्जिनल कॉस्ट और प्रॉफिट, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट एंड रेवेन्यू MCMR इक्वल हो गया। इसका सिंपल मतलब बताऊं, मार्जिनल जीरो हो गया। यही करते हो ना? मार्जिनल जीरो का मतलब क्या होता है? टोटल क्या हो रहा होगा? मैक्सिमम। याद है ये वाला पॉइंट? हम यही तो करते हैं जब जब मार्जिनल, ये वाली डायग्राम याद है? ये वाली, ये वाली,
है ना, जब तक मार्जिनल पॉजिटिव था तब तक टोटल बढ़ता है, तो यहां पे भी तो वही है, जब तक मार्जिनल आ रहा है पॉजिटिव है तब तक टोटल बढ़ रहा होगा, और जब तक टोटल मैक्सिमम नहीं चला जाता, मुझे मार्जिनल को मैक्सिमम नहीं करना, मैं मार्जिनल को नहीं चाहती कि टोटल जब तक मैक्सिमम नहीं हो जाता मैं तब तक यूनिट्स को बनाऊंगी। जब मार्जिनल क्या हो गया 0, टोटल क्या हो जाएगा, बात खत्म। अब आ जाओ, एक यूनिट और दिखाती हूं, उससे और समझ में आएगा। 8th यूनिट पे बताओ क्या हो रहा है। आपका कॉस्ट कब ऊपर गया, द रीजन इज यस, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। कॉस्ट कब ऊपर गया, रेवेन्यू कब नीचे रह गया। यहां पे मतलब जो मार्जिनल होगा वो नेगेटिव हो गया, यस और नो। अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं MR माइनस MC, यही होता है ना प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला। रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है, तो ये आंसर नेगेटिव में आएगा। अगर मार्जिनल नेगेटिव में गया तो टोटल फॉल, तो तुम टोटल को फॉल करने दोगे। तो मेरा मुद्दा है टोटल को मैक्स पे लेके जाने का। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है, मैम यहां पे MC इज इक्वल टू MR हो रहा है, यहां पे भी हो रहा है, दोनों पॉइंट्स पे MC इज इक्वल टू MR हो रहा है। यस, दिस इज पॉसिबल कि दो पॉइंट्स पे MC इज इक्वल टू MR हो जाए। देन मैम व्हाट इज द डिसाइडिंग फैक्टर, डिसाइडिंग फैक्टर इज द शेप ऑफ MC कर्व। जब पहली बार MC इज इक्वल टू MR हो रहा था, उसके बाद अभी मुझे इंक्रीजिंग रिटर्न्स इंजॉय करने थे, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, इट इज नॉट टू स्केल। अभी मुझे इंजॉय करना है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, अभी मेरा फिक्स फैक्टर नया है, अभी मुझे वो फायदे देगा, शुरू में थोड़ी आने लग जाएंगे फायदे, तो अभी ये डाउनफॉल जाएगा। जब ये दूसरी बार MC इज इक्वल टू MR हो रहा है, इसके बाद इंक्रीजिंग रिटर्न्स नहीं आने हैं, इसके बाद कॉस्ट कर्व राइजिंग पोर्शन में जा रहा है, इसके बाद कॉस्ट कर्व क्या जा रहा था, डाउनवर्ड। तो MC इज इक्वल टू MR is the condition but it is not the only condition. MC is equal to MR and आउटपुट निकालने की दो कंडीशंस है, एंड ये मैं इतनी डिटेल में सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट में बता रही हूं, दूसरे डायग्राम में ही दिखाऊंगी, क्योंकि आपके ये जो कंडीशन है MC is equal to MR, ये हर जगह पे सेम है, मार्केट जो मर्जी रहे, आपकी मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू बराबर आ जाए, ठीक है, ये एक कंडीशन है। एंड आफ्टर, किसके आफ्टर MC इज इक्वल टू MR, MC शुड बी राइजिंग, या जैसे मर्जी बोल लो, ग्रेटर देन, ठीक है, MR। क्या पॉइंट लिखा मैंने, पहली कंडीशन क्या चेक करनी है कि MC MR के बराबर आ जाए। क्यों, क्योंकि इससे मार्जिनल 0 हो जाएगा, मार्जिनल 0 हो गया तो टोटल के मैक्स होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ये पहला पॉइंट है तो थोड़ी टोटल मैक्स होगा, अभी तो मार्जिनल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसके बाद आफ्टर, दूसरी कंडीशन मैंने बीच में क्या लगाया है, एंड आफ्टर, किसके आफ्टर देखना है, ये जो आपने पहली कंडीशन बनाई है इसके बाद देखना है क्या हो रहा है। इसके बाद MC क्या होना चाहिए, अब तुम पहली पे चेक करो, ये वाली कंडीशन तो होती है पूरी, लेकिन क्या ये दूसरी हो रही है, तो मेरी पहली वाली तो ना हुई। अब दूसरी वाली पे चेक करो, ये वाली दूसरी पे, ये वाली भी पूरी हो रही है, क्या ये दूसरी पूरी हो रही है, यस। सो दिस इज माई इक्विलिब्रियम पॉइंट, जैसे मर्जी बोल लो, MC इज इक्वल टू MR बिकॉज हेयर टोटल प्रॉफिट्स आर मैक्सिमम। इसके बाद अगर मैंने 8वीं यूनिट बनाई तो मेरे टोटल आएंगे तो सही बच्चे, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट 0 हो जाएगा। मैंने नहीं बोला, ये ऐसा तो नहीं हुआ ना कि ये नीचे को आ गया, टोटल 0 नहीं हुआ, लेकिन टोटल कम होना शुरू हो जाएगा। मैं अपने टोटल प्रॉफिट क्यों गिराऊं यार, जितने हो रहे हैं उतने तक की रहूंगी, मैं बढ़ाऊंगी, कम क्यों करूंगी। बात खत्म, समझ में आई, यस और नो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक छोटा सा पॉइंट और है, वो समझ जाओगे तो चैप्टर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे जितनी कंडीशंस है ये हर मार्केट में सेम रहेंगी, एक जगह पे समझने की जरूरत है इसको। ओके, ये देखो इन्होंने यहां पे ये स्केड्यूल बनाया, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, तो इन्होंने ये प्राइस का बनाया, TRTC से इन्होंने MC MR बनाया। ओके, ठीक है। अब यहां पे अगर तुम देखो, इन्होंने ना यहाँ पे टोटल प्रॉफिट वाला कॉलम बनाया,
टोटल प्रॉफिट वाला, ठीक है, टीआर माइनस टीसी ये वाला बनाया है इसके माइनस करके इनको, लेकिन यहां पे आप मार्जिनल वाला भी बना लो, मार्जिनल प्रॉफिट का कॉलम बनाओ। कितना आ रहा है? -1, ओके, अपने आप बनाओ, -1, अगला 0, बिल्कुल सही, आगे आगे 4, आगे आगे -2, ठीक है, ये मार्जिनल का है। अब ध्यान से देखना, पहली यूनिट बनाई, सिर्फ पहली यूनिट से लॉस कितना हुआ? 1, दूसरी यूनिट से नो प्रॉफिट नो लॉस, 2 यूनिट्स को बना के क्या हुआ? कितने का? तो देखो आ रहा है ना टोटल -1, टोटल में दोनों को ऐड कर दिया, ओके। तीसरी यूनिट को बना के क्या हो रहा है? सिर्फ तीसरी का बताना, 3 रुपए का 3 यूनिट्स को बना के क्या हो रहा है? तो देखो 2 का हो गया, आई बात समझ में? चौथी यूनिट को बना के क्या हो रहा है? 4 को बना के क्या हो रहा है? 6 का प्रॉफिट। फिर 5वीं यूनिट से क्या हो रहा है? नो प्रॉफिट नो लॉस, 5 यूनिट को बना के क्या हो रहा है? उतना ही रहेगा ना टोटल, मार्जिनल इंक्रीज ही नहीं हुआ। जब तक मार्जिनल पॉजिटिव नहीं होगा, कुछ बढ़ेगा नहीं, तब तक टोटल बढ़ेगा नहीं, ठीक है। मार्जिनल आया नेगेटिव, ये टोटल को गिरा देगा, टोटल देखो गिर गया। तो आपने इस पूरे कॉलम में ये देखना है तुम रुकोगे कहां पे, जहां पे तुम्हारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा यहां पे देखो, अब यहीं पे स्केड्यूल में दिखाते हो, क्या तुम यहां पे रुकोगे जहां पे चौथी यूनिट का मैक्स प्रॉफिट था? मैक्सिमम की जब हम बात करते हैं तो दैट अप्लाइज टू टोटल, डोंट सी कि मार्जिनल में भी मैक्स देखना है। देखो मार्जिनल में मैक्स वाला पॉइंट ये 4 था, सबसे ज्यादा प्रॉफिट 4 रुपए हुआ है तुम्हें, कौन सी यूनिट को बेच के हुआ था? 4th। क्या तुम एक यूनिट का प्रॉफिट मैक्स करने के लिए बैठे थे? नहीं ना, तो तुम टोटल वाले कॉलम में मैक्स देखोगे, ठीक है, टोटल वाले कॉलम में मैक्स देखोगे और मार्जिनल वाले कॉलम में 0 देखोगे, डिफरेंस है दोनों में। बात समझ में आई? ठीक है, चलो इसकी डायग्राम देखो, डायग्राम क्लियर होती है, वेरी इजी, जैसे मैंने बनाई है MCMR का आ गया, ओके, ठीक है। अब यहां तक तुमने क्या डिसाइड किया? तुम्हारा अभी तक क्या डिसाइड हुआ? परफेक्ट कंपटीशन कर रहे हैं, शॉर्ट रन कर रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, ओके। फर्म का देख रहे हैं, इंडस्ट्री अपना प्राइस बता के चली गई, इंडस्ट्री का काम है प्राइस बताना, प्राइस बताया चली गई, बात खत्म। अब शॉर्ट रन में हमने बात की हुई है, आपने आउटपुट डिसाइड कर लिया, ओके, आउटपुट डिसाइड क्या किया कि हाँ यार मुझे 5 यूनिट्स बनानी। अगर सपोज करो, अब यहां से तो तुम मुझे बोलोगे कि मैम यहां पे तो आपको दिख रहा है कि आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आपको तो प्रॉफिट यहाँ पे ना टोटल 6 रुपए का हो रहा है। मैं कह रही हूँ मुझे ये पता ही नहीं है, मुझे नहीं पता, ये मेरे पास ये डाटा नहीं है, तो मैं डायग्राम के थ्रू जानूंगी, ठीक है। मेरे पास सिर्फ सपोज करो ये है, टोटल करके निकाल लूंगी, लेकिन मेरे को नहीं निकालना, ठीक है। मैं डायग्राम के थ्रू देखूंगी कि यार मैंने 5वीं यूनिट पे अपनी प्रोडक्शन को रोका, ठीक है, यहां पे मेरा मार्जिनल 0 आ रहा था, अब मुझे देखना है कि मुझे यहां तक टोटल क्या प्रॉफिट या क्या लॉस हुए। इसके लिए मैं कौन सी अप्रोच यूज करूंगी, कौन से कर्व्स यूज करूंगी? ACAR, TCTR करने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि MCMR और डायग्राम में बनाना है तो पर यूनिट वाला ही बनाना पड़ेगा, ओके। मैं आपको बना के दिखाती हूं। अब इसकी एक डायग्राम बहुत ध्यान से सुन लेना, बाकी सारी डायग्राम्स आपको अपने आप समझ में आ जाएंगी, एक डायग्राम ध्यान से सुन लेना, ओके। चलो, दिस इज योर AR कर्व एंड दिस इज योर MR कर्व। पहले हमने कौन सा कर्व बनाया था बताओ? आउटपुट के लिए पहला स्टेप तो ऑलवेज रिमेन आउटपुट ना, अभी तो ये डायग्राम न्यू है, फ्रेश है, ठीक है, तो MC बनाऊंगी पहले, ओके मैम। अब यहां पे MC कर्व बनाओ। अब मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रही हूं, तो मैंने 2 पॉइंट्स पे इसको टच नहीं किया, ठीक है, 2 पॉइंट्स वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि कहां पे रेलिवेंस था, ठीक है। ये MC कर्व बनाया, ये MR कर्व बनाया, इन दोनों का काम क्या है? क्या बताना है, ओके। तो यहां पे हुआ, यहां पे इक्विलिब्रियम आएगा क्योंकि इसके बाद MC कर्व राइजिंग पोर्शन में चला गया, तो यहां पे बनाओ डॉटेड लाइन। दिस इज योर OQ इज योर आउटपुट लेवल जो इक्विलिब्रियम वाला है, ठीक है, बात खत्म हो गई। अब इसका रोल खत्म, इसका भी रोल खत्म। हाँ, यहां पे AR कर्व ही MR कर्व है, ठीक है, तो अब मैं किसको देखूंगी? AR को। AC बनाना है अभी, ठीक है। अब प्रॉफिट देखने के लिए आई नीड टू इनकॉर्पोरेट AC,
ठीक है, अब याद करो एसी कर्व की शेप कैसी होती थी, याद करो, पहले याद करो एसी कर्व किन दो कर्व से बनता है, एएफसी और एवीसी। एएफसी और एवीसी पहले दोनों गिरते थे, ठीक है, फिर एएफसी नीचे नीचे गिरता था, एवीसी ऊपर होने लग जाता था, थोड़ी देर वो और गिरता था क्योंकि उसको एएफसी का ध्यान रखना था, ठीक है। एसी का मिनिमम पॉइंट बाद में आता था, किसका पहले आता था, एबीसी का। ये सारा अपने आप दिमाग में आ जाना चाहिए, जब एसी कब आया सारा दिमाग में आ जाए। एसी कब की शेप कौन सी बनती थी, उसका कारण क्या होता था, उसका कारण क्या, रिटर्न्स टू स्केल, शॉर्ट रन है। अच्छा, एसी और एमसी का और कौन सा रिलेशन था, एसी के मिनिमम पे एमसी कट करके जाती थी, यही पढ़ा था हमने। ओके, तो उसका ध्यान रखना है। ये बन गया, ठीक है। इस कर्व को क्या नाम दूं, एसी। अब आपको क्या देखना है, यहां पे तो इंटरसेक्शन लेवल ज्यादा नहीं बन रहे हैं, ठीक है। अब आपको ना इधर वाले साइड पे देखना है ना इधर वाली साइड पे कुछ देखना है, आपको सिर्फ इस क्यू लेवल पे देखना है कि क्या हो रहा है, बस। जो ओ क्यू लेवल आपने डिसाइड कर दिया, ना उसके लेफ्ट देखना है ना राइट देखना है, जो मर्जी इंटरसेक्ट हो रहा हो, यू नीड टू सी एट क्यू लेवल। किन दो कर्व्स को देखना है क्यू पे, यस, एसी और एआर को। देखो जरा क्या रिलेशन बन रहा है एसी और एआर का, एसी ज्यादा है ना एआर से, है ना। यहां पे अगर तुम देखो, इस पॉइंट पे देखना है, यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एसी और एआर यहां पे बराबर है। जब एसी और एआर बराबर है, इट मींस टीसी और टीआर बराबर है, अगर मैं इंटू क्यू कर दूं, ओके। एंड दिस टीसी इंक्लूड्स implicit कॉस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यही करते हैं ना हम लोग। ये वाली तो कैश में पे करनी थी, क्या ये भी कैश में पे करनी थी, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर मैं तुम्हें छोटी सी एग्जांपल दूं, तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल आ गए, ये भी 10,000 और ये भी 10,000, ठीक है। इस 10,000 की कॉम्पोजिशन थी, 5,000 तुमने रॉ मटेरियल वाले को पे करना था और बाकी का 5,000 तुमने वो कवर किया है जो तुम्हें रेंट मिलता है इस रूम से, तुम्हें किसी को पे नहीं करना। तुमने क्या मानना कि ये रूम है, ठीक है, इस रूम को अगर मैं रेंट पे दूं तो मुझे 5,000 रुपया किराया आता, ठीक है। अब इस रूम से रेंट नहीं आ रहा तो मेरा 5,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो मुझे अब ये 5,000 भी कवर करने हैं, ओके। तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तुम्हें उससे रेवेन्यू कितने का हो गया, 10,000 का हो गया, 10,000 का। इस रूम से तुम्हें रेवेन्यू हो गया 10,000 का। इस रूम से तुम्हें रेंट कितने का मिलना था, 5,000 का, ठीक है, वो अभी छोड़ दो। तुम्हें 10,000 आए रेवेन्यू, तुमने उसमें से 5,000 दिया रॉ मटेरियल के पैसे, बाकी 5,000 तुम्हारी जेब में बच गए, वो भी पे करने हैं किसी को, वो तो तुम्हारी जेब के ही पैसे हैं। तुमने वो लॉस कवर किया है जो तुम रेंट से तुमने अप किया था, ठीक है। तो ये जो 5,000 है, दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इनडायरेक्ट तो तुम्हें प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, दिखता नहीं है, हिडन है ये, ठीक है। ये 5,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर तुम्हें ये 5,000 का प्रॉफिट ना होता, फॉर एग्जाम्पल यहां पे तुम्हारी कॉस्ट थी 10,000 और रेवेन्यू था 8,000, ठीक है, ओके। इसका मतलब 5,000 तुमने रॉ मटेरियल वाले को पे किया, तुम्हारी जेब में कितने बचे, तुम्हारी जेब में कितने बचे, सॉरी यहां पे, हाँ, कॉस्ट 5,000 तुमने दिया रॉ मटेरियल वाले को, तुम्हारी जेब में कितने बचे, 3,000, ये तुम्हारी पॉकेट में बच गया। ये तुम्हें एक बिजनेस करने से हो रहा है। अगर तुम ये बिजनेस ना करते और तुम रेंट पे इस रूम को देते तो तुम्हें कितना पैसा आता, लॉस हो गया, कितने का, तुम करोगे ये बिजनेस, नहीं ना। तो जब तक कि जितना तुम्हें लॉस हो रहा था कोई भी दूसरा बिजनेस करने थे, तुम उतना कवर नहीं कर लेते, तब तक तुम इस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करो। सो दीज आर द नॉर्मल प्रॉफिट्स जो तुम एक बिजनेस से एक्सपेक्ट करते हो कि ये तो तुम्हें देगा ही देगा। अगर इससे कम देगा तो फिर तो तुम ये बिजनेस नहीं करोगे। बाय दीज आर कॉल्ड नॉर्मल,
क्योंकि इतना तो देना ही चाहिए, ये कोई बहुत ज्यादा नहीं दे रहा। 5,000 तो मुझे कोई दूसरा बिजनेस भी कमा के दे जाता। वाई दिस इज कॉल्ड नॉर्मल, क्योंकि इतना तो दूसरा बिजनेस से भी इतना ही प्रॉफिट आता मेरे को और इससे भी इतना रहा, तो दीज आर नॉर्मल। ठीक है, तो जब भी AC इज इक्वल टू AR हो, देखो क्या लिखा है, AR इज इक्वल टू AC या प्राइस, तो तब कौन सी सिचुएशन आती है, नॉर्मल प्रॉफिट्स की सिचुएशन आती है। और इस पॉइंट को हम एक और नाम देते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। क्लियर? ओके, रेस्ट ऑफ द सिचुएशंस दैट विल कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, मोटा मोटा आपका हो गया। अब तो आपको बस मुझे बताना कि डायग्राम की शेप ऐसी क्यों आई है, आपने लॉजिक समझ लिया। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।